तो जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एयरफोर्स नॉन कम्बाटेंट एग्ज़ाम 2026 से रिलेटेड जीके और इंग्लिश के टॉप 30 क्वेश्चन की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम एयरफोर्स नॉन कम्बाटेंट से रिलेटेड जीके और इंग्लिश के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। और अब की बार दोस्तों सिलेक्शन की रणनीति मैं लेके चल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिले, इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट तैयार किए जा रहे हैं। तो हर वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, हर क्वेश्चन को नोट करके याद कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करूंगा बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ और एग्ज़ाम में आपको 15 क्वेश्चन जीके के और 15 क्वेश्चन इंग्लिश के देखने को मिलने वाले हैं, यानी टोटल 30 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इन 30 क्वेश्चन में से कम आपको 28 क्वेश्चन राइट करके आना है यदि आप सिलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा दोस्तों कम से कम 20, 22, 25 क्वेश्चन जरूर करके आएगा। तो सिलेक्शन के लिए यहाँ पर दोस्तों 27, 28, 29 क्वेश्चन रहता है। उसी के बाद दोस्तों आपको फिजिकल के लिए आगे भेजा जाएगा, तो इसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी बताएंगे कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष या फिर मुख्य न्यायाधीश। कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति से भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रख लेना है प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत का जो प्रधानमंत्री है इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री के बाद दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति करी जाती है, जो केंद्रीय मंत्री होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप याद रखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति इन्हीं के द्वारा करी जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, उसके बाद भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए अगला आप नोट करेंगे, कैग की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो चुनाव कराते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और एक लास्ट में नोट कर लीजिएगा, वित्त आयोग। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के थ्रू करी जाती है। तो ये राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं इन लोगों को। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पूछ सकता है कि राष्ट्रपति इनमें से किसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन के आंसर की बात करूं कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, गवर्नर के द्वारा। यानी जो राज्य का राज्यपाल होता है वही जो राज्य का राज्यपाल होता है वही राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। यानी यहाँ पर आपको बताना है कि किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल कौन बनी थी, मतलब महिला में। तो ऑप्शन में आपका जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे पहले राज्यपाल के रूप में महिला को बनाया गया था? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यूपी में मेरे भाई जब देश हमारा आज़ाद हुआ था उस समय सरोजिनी नायडू को बनाया गया था राज्यपाल। किसको बनाया गया था? सरोजिनी नायडू जी को बनाया गया था। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई लगभग कितनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में इसको बताना चाह रहा हूँ, तो इसको आपको सबसे पहले बढ़िया तरीके से नोट करना है। ठीक है, चलिए भारत की स्थल सीमा की लंबाई की बात करूँ तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर है। ठीक है,
कितना है, 15,200 किलोमीटर है। दूसरी चीज़ आपसे पूछेगा कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो राइट आंसर आप याद रखेंगे 17 राज्य। ठीक है, ये नंबर आपको नोट कर लेना है और याद करना है, 17 राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं। दूसरी चीज़ आपसे पूछेगा कि ऐसे कितने देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो ऐसे कितने देश हैं, तो देशों को आपको याद रख लेना, 7 देश स्थलीय सीमा के साथ भारत में लगते हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे हमारा बगल का कौन सा है, पाकिस्तान है। उसके बाद आप नोट करेंगे कौन है मेरे भाई, अफगानिस्तान है। कौन है, अफगानिस्तान। ठीक है, उसके बाद आप नोट करेंगे मेरे भाई कौन सा राज्य है, चाइना है। फिर आप नोट करेंगे कौन सा राज्य हो जाता है, नेपाल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप नोट करेंगे मेरे भाई कौन सा राज्य हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है भूटान हो जाता है। भूटान के बाद आपका एक लास्ट बचता है म्यांमार। ठीक है, तो इतने इतने जो देश हैं वो भारत के साथ क्या करते हैं, स्थलीय सीमा के साथ साझा होते हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा कितने हैं, 7। संख्या जरूर से आपको नोट करनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने स्थलीय सीमा के बारे में पढ़ा, तो जलीय सीमा भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि भारत की जलीय सीमा कितनी है, जैसे स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, ऐसे ही जलीय सीमा की लंबाई आपसे पूछ ले तो याद रख लेना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर 7516.6 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, ये संख्या आपको याद रख लेनी है। दूसरी चीज़ आप याद रख लेना, 9 राज्य हैं। कितने हैं मेरे भाई, 9 राज्य हैं और 4 यूटी हैं। ये क्या काम करते हैं, तो भारत की जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, तो 4 याद रख लेना। राज्य कौन कौन से हैं, तो राज्य 9 हैं। कौन कौन से हैं वो नोट करिएगा। सबसे पहले आपका आ जाता है प्यारा सा गुजरात। ठीक है, शॉर्टकट में लिखूंगा, आप सब नोट करते चलिएगा। गुजरात आ जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आप गोवा याद रखेंगे। गोवा के बाद आप सब मेरे भाई कर्नाटक याद रखेंगे। कर्नाटक के बाद आप केरला याद कर रखेंगे। तो ये जो 5 राज्य हैं ये मेरे भाई पश्चिमी सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। ये कौन से हैं, 5 राज्य हैं पश्चिमी सीमा बनाने वाले। अब 4 राज्य जो पूर्वी सीमा बनाते हैं वो भी आप सभी नोट करेंगे। सबसे पहले आपका आ जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद आप नोट करेंगे मेरे भाई उड़ीसा का नाम, और उड़ीसा के बाद आप नोट करेंगे वेस्ट बंगाल। तो ये जो 4 राज्य हैं, ये 4 राज्य पूर्वी सीमा बनाते हैं। कौन से हैं 4 राज्य पूर्वी सीमा बनाने वाले, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, 9 राज्यों की बात हमने करी, जो 5 राज्य हैं वो पश्चिमी सीमा बनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और जो 4 राज्य हैं वो क्या करते हैं, वो पूर्वी सीमा बनाते हैं। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है आपसे। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के कितने राज्य हैं जो पश्चिमी सीमा बनाते हैं, तो याद रख लीजिएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करूँ यूटी के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि 4 यूटी हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो वो भी शॉर्टकट में लिखूंगा, आप पूरी तरीके से लिख लीजिएगा। अंडमान एंड निकोबार याद रखिएगा पहला। दूसरा आप याद रखेंगे लक्षद्वीप। ठीक है, तीसरा आप याद रखेंगे मेरे भाई पुदुचेरी। कौन सा है, पुदुचेरी। और चौथा है दादर नगर हवेली और दमन दीव। ठीक है, दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये क्या हुआ है, एक हो गए हैं। पहले दादर नगर हवेली अलग था, दमन दीव अलग था, लेकिन अब इनको एक कर दिया गया है। तो ये 4 यूटी हैं जो भारत की जलीय सीमा बनाते हैं, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन की बात करूँ तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है आप सभी का कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है। 1.41% है, 3.12% है, 1.56% है या 2.42% है।
तो याद रख लीजिएगा, जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का लगभग मेरे भाई 2.42% है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि भारत के पूर्व में कौन सा देश है। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी आप नोट कर लीजिएगा। यदि दोस्तों मैं आपसे बात करूँ ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में कौन सा है, तो ईस्ट में आपको याद रख लेने हैं दो देश। कौन कौन से हैं, एक म्यांमार है, ठीक है, एक कौन सा है, म्यांमार है, और एक आप नोट करेंगे बांग्लादेश है। ये दो देश कौन से हैं, ईस्ट में सीमा बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात करूँ वेस्ट की, तो भारत के वेस्ट में कौन से हैं, तो वेस्ट में आप एक को याद रखेंगे पाकिस्तान। ठीक है, ये वेस्ट में है भारत के। ठीक है, अब हमारा बचता है कौन सा, नॉर्थ। तो नॉर्थ में आप नोट करिएगा तीन है। कौन कौन से हैं, तो चाइना है, ठीक है, नेपाल है, चाइना है, नेपाल है, उसके बाद एक और नोट करेंगे भूटान है। ठीक है, कौन सा है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है। दूसरा अब आप साउथ में नोट कर लीजिएगा कि साउथ में कौन कौन से हैं, तो साउथ में दो याद रखेंगे आप, दो याद रखेंगे। तो यहाँ पर एक आप याद रखेंगे श्रीलंका, ठीक है, और एक आप याद रखेंगे मालदीव। ये दो देश कौन से हैं, साउथ में हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, पूछेगा कि भारत के पूर्व में कौन सा देश है, या भारत के वेस्ट में कौन सा देश है, भारत के साउथ में, नॉर्थ में, इस तरीके से पूछेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मेरे भाई, बांग्लादेश। भारत के पूर्व में कौन कौन से बताए थे, म्यांमार और बांग्लादेश मैंने बताए थे। ऑप्शन में म्यांमार है नहीं तो बांग्लादेश राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। भारत के वेस्ट में मैंने कौन सा बताया था, पाकिस्तान बताया था। भारत के नॉर्थ में चीन और नेपाल और भूटान बताए थे। ठीक है, चलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी जाने वाली है पर आपको कंप्लीट देखनी है क्योंकि हर क्वेश्चन डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। ऑप्शन में गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, विजयालय हो जाएगा, दंती दुर्ग हो जाएगा, सिमुक। कौन सा राइट होगा, तो राष्ट्रकूट वंश के बारे में पूछे तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, दंती दुर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि पंथी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखेंगे पंथी लोक नृत्य ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, किससे, छत्तीसगढ़ से। चलिए अगला है कि सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप नोट करिएगा, इम्पोर्टेंट करा रहा हूँ नोट। सबसे पहले आपसे पूछ लेता है हड़प्पा कहाँ पर है, तो हड़प्पा नोट कर लीजिएगा, रावी नदी के किनारे है। ठीक है, दूसरा आप याद रखेंगे मोहनजोदड़ो, जो कई बार पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो के लिए आप याद रखेंगे सिंधु नदी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, नोट करिएगा। चलिए अगला नोट करेंगे आप सभी, लोथल। लोथल के बारे में पूछा जाता है, लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल मेरे भाई आपका भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। तो ये इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछता है, इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कालीबंगा की बात करूँ तो जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है। इम्पोर्टेंट है, चलिए गंगा की सहायक नदियां आप सभी नोट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूं और बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना होती है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपसे पूछे कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप सभी नोट करेंगे सोन नदी को, फिर आप नोट करेंगे टोंस नदी को। ठीक है, फिर आप नोट करेंगे मेरे भाई रामगंगा नदी को। ठीक है, रामगंगा हो गई। फिर आप याद रखेंगे घाघरा को, घाघरा नदी भी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, फिर आप याद रखेंगे मेरे भाई गंडक नदी को। फिर आप सभी याद करेंगे कोसी नदी को। तो ये क्या है, ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो इनमें से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है, तो राइट आंसर आप सभी देखेंगे यहाँ पर गोमती भी मैंने बताया आपको। ठीक है, गोमती नहीं बताया, गोमती नोट कर लीजिएगा। यमुना भी सहायक नदी है और गंडक भी सहायक नदी है, यानी ऑप्शन आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या है, गंगा की सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। चलिए
नेक्स्ट है आप सभी का कि विजय घाट किसका समाधि स्थल है। फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुछ समाधि स्थल भी नोट करा रहा हूँ, वो भी कर लीजिए। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है मेरे भाई राजघाट के बारे में। तो राजघाट आप याद रखेंगे गांधी जी का समाधि स्थल है। किसका है? गांधी जी का। उसके बाद आप याद रखेंगे मेरे भाई शांतिवन आपसे पूछा जाएगा। शांतिवन किसका समाधि स्थल है? तो शांतिवन के लिए आप याद रखेंगे नेहरू जी को। ठीक है, चलिए अगला आप सभी नोट करेंगे मेरे भाई शक्ति स्थल पूछ ले आपसे कि शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है। तो शक्ति स्थल मेरे भाई इंदिरा गांधी जी का है। ठीक है, किसका है? इंदिरा गांधी जी का है, नोट करिएगा। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट आप याद रखेंगे किसान घाट। किसान घाट के बारे में पूछे तो किसान कौन थे? चौधरी चरण सिंह का है। ठीक है, तो इतने इम्पोर्टेंट स्थल हैं जो एग्ज़ाम में पूछता है, इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तक जितनी चीज़ें कवर कराई हैं सब इम्पोर्टेंट कवर कराई हैं, सबको नोट करके याद जरूर से करते चलिएगा। ठीक है, विजय घाट की बात करूं तो विजय घाट किसका हो जाता है? ऑप्शन है डी आप नोट करेंगे लाल बहादुर शास्त्री का। किसका है मेरे भाई? लाल बहादुर शास्त्री का है। ठीक है, चलिए वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करे हैं, इतनी मेहनत करता हूँ, क्वेश्चन बनाता हूँ, फिर उनको मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। मैं चाहूँ तो वीडियो को 10 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन डिटेल में इसलिए समझाया जाता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे, तो इसलिए डिटेल में बताता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपकी कवर होती रहें। तो उसके लिए एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा मेरे भाई, और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा यदि वीडियो मेरी पसंद आ रही हो और क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, तो याद रख लीजिएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछे तो दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, यदि आपसे पूछे कि न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है तो न्यूनतम वाला आपको नोट करा दे रहा हूँ मेरे भाई, न्यूनतम वाला लक्षद्वीप है। ठीक है, कौन सा है? न्यूनतम वाला लक्षद्वीप है, ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। तो हरिजन संघ की स्थापना याद करिएगा मेरे भाई 1932 ईस्वी में किसने करी थी? 1932 ईस्वी में किसने करी थी? आचार्य विनोबा भावे, लाला हरदयाल, वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी। ठीक है, याद रखिएगा हरिजन संघ की स्थापना किसने करी थी? 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने करी थी। ऑप्शन है डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि महाबलीपुरम मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए मंदिर से रिलेटेड मैंने एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको कवर कराई थी पिछली वीडियो में। जितने इम्पोर्टेंट मंदिर थे सारे मैंने पिछली वीडियोज़ में कवर करा दिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा, महाबलीपुरम मंदिर कहाँ पर स्थित है। आप सभी को याद रखना है कि तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मंदिर की मैंने इम्पोर्टेंट मंदिर कराए हैं वो पिछली वीडियोस में कराए हैं, तो हर वीडियो को देख के नोट जरूर से करते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का नाइट्रस ऑक्साइड को किस रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के रूप में दिया था और काफ़ी सारे बच्चों ने आंसर भी दिए थे। ठीक है, यदि मैं बात करूँ नाइट्रस ऑक्साइड को किस रूप में जाना जाता है तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है N2O होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि दूध का दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है। देखिए दो परिवर्तन एग्जाम में पूछता है, एक रासायनिक परिवर्तन और एक भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है। तो याद रखिएगा भौतिक परिवर्तन उसको कहते हैं जिससे मान लीजिए किसी वस्तु में हम कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो परिवर्तन करने के बाद जो वस्तु बन रही है उस वस्तु से हम पहली वाली वस्तु बना सकें, उसी को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कह दूँ बर्फ़ का पिघलना। ठीक है, बर्फ़ का पिघलना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ़ पिघलकर पानी बनेगा और पानी से हम वापस उसको बर्फ़ में बना सकते हैं, तो इसी को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे मैं कह दूँ पानी का भाप बनना, क्या? पानी का भाप बनना, तो पानी से यदि मैं भाप बना रहा हूँ तो वापस से भाप से मैं उसको पानी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यानी मान लीजिए मैंने चूल्हे पर पानी गर्म करने को लिए रख दिया,
ठीक है, उससे जब भाप बनने लगा तो उस पर मैंने ढक्कन रख दिया, तो क्या हुआ, भाप जब उड़ के ढक्कन पे बैठी तो वो धीरे धीरे वापस से पानी बन जाता है। तो इसी को दोस्तों भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी जब परिवर्तन हो जाए और परिवर्तन के बाद जो चीज़ हमें प्राप्त हो उससे पहली वाली चीज़ दोबारा बनाई जा सकती हो, उसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन याद रखिएगा। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, परिवर्तन करने के बाद जो वस्तु प्राप्त होती है उस वस्तु से हम पहले वाली वस्तु नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं लकड़ी का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो लकड़ी का जलना मेरे भाई एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब लकड़ी जल गई तो उससे हम दोबारा राख से लकड़ी नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे मैं कह दूं लोहे पर जंग लगना, यदि लोहे पे जंग लग गई तो लोहा खराब हो जाएगा, उस जंग लगे हुए से हम दोबारा लोहा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है दूध का दही बनना। देखिए पहचानेंगे कैसे, यदि एक बार हमने दूध से दही बना दिया तो क्या दही से हम वापस उसको दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि केरल विधेयक 2026 के तहत केरल राज्य का नाम बदलकर क्या रखा गया है। अभी हाल ही में देखिए केरल राज्य का नाम बदल दिया गया। ठीक है, केरल विधेयक 2026 के थ्रू। और मैं बात करूं कि क्या नया नाम रखा गया है, तो नया नाम आप सभी याद रखेंगे केरलम कर दिया गया है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह 2026 का केंद्रीय विषय क्या है, कौन सा राइट आंसर होगा। ऑप्शन में है विकसित भारत, ऑप्शन में है युवा शक्ति, आत्मनिर्भर भारत, या फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत। कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए अभी स्वतंत्रता दिवस समारोह 2026 का जो केंद्रीय विषय है वो है मेरे भाई कौन सा, युवा शक्ति। ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी नोट करेंगे कि बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बनते हैं, तो याद रखिएगा। सबसे पहले आप नोट करिएगा कि ए, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है मेरे भाई, रतौंधी रोग होता है, यानी रात में कम दिखता है, उसी को रतौंधी कहते हैं। विटामिन B1 याद रख लीजिएगा मेरे भाई, बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन B1 याद रखेंगे, बेरी बेरी। विटामिन B12 आप सभी याद रखेंगे, इससे क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। एनीमिया क्या होता है, मसूड़ों से खून वगैरह निकलना, उसी को एनीमिया कहते हैं। ठीक है, विटामिन C नोट करेंगे, स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, स्कर्वी। विटामिन D से मैंने आपको बताया था रिकेट्स होता है जो बच्चों में होता है। विटामिन E की कमी से क्या होता है, तो जनन शक्ति में कमी हो जाती है। ठीक है, जनन शक्ति में कमी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट करिएगा विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का होता क्या है, मान लीजिए आपका हाथ कहीं से कट गया तो वहाँ से खून निकलने लगता है। यदि आप उस जगह को थोड़ी देर के लिए ऐसे दबा के रख लेंगे तो क्या होता है, खून बंद हो जाता है निकलना, उसी को कहते हैं रक्त का थक्का बनना। यदि विटामिन के की कमी आपके शरीर में हो गई तो जहां आपका कट जाएगा शरीर, तो वहां से जब खून निकलेगा तो वो बंद नहीं होगा, वो कंटिन्यूसली बहता रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सारी विटामिन मैंने कवर करा दी है। इससे पहले विटामिन की बिल्कुल डिटेल्स में मैंने सारी चीज़ें पिछली वीडियोज़ में कवर कराई हैं। यदि नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाइए और एक एक वीडियो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, उनको ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछा है बेरी बेरी, तो बेरी बेरी के लिए मैंने विटामिन B1 बताया था। यहाँ पर ऑप्शन में B1 तो है नहीं लेकिन विटामिन B है, तो विटामिन B आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है आप सभी का कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है। देखिए मान के चलिए आपका ये हृदय है, मैं इसको दिल बना दे रहा हूँ, बढ़िया बनाए कि नहीं है आप सभी बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, दो पंप बनाए गए हैं। ठीक है, दो पंप बनाए गए, एक को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस एक को बोलते हैं हम लोग धमनी। ठीक है, और एक को बोलते हैं हम लोग मेरे भाई सिरा। ठीक है,
एक को बोलते हैं धमनी और एक को बोलते हैं शिरा। तो इनमें से क्या होता है, एक हमारे शरीर से हृदय की ओर रक्त लेके जाता है और एक क्या करता है, हृदय से शरीर में रक्त पहुंचाता है। यानी जो शरीर में हमारे रक्त बनता है वो हृदय में जाकर सर्कुलेट होकर स्वच्छ हो जाता है और फिर हमारे शरीर में दोबारा वापस जाता है। तो याद रखिएगा, जब शरीर से हृदय की ओर बात करें, यानी शरीर से हृदय की ओर जब कोई रक्त ले जाने की बात करे तो वहाँ पर सिरा काम आता है। क्या काम आएगा, सिरा काम आएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। लेकिन यदि बात करें कि हृदय से शरीर में जा रहा है तो हम धमनी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है कौन सा, हृदय करता है, यकृत करता है, प्लीहा करता है, अमाशय करता है। तो देखिए इसका आंसर आप सभी को मेरे भाई कमेंट करके बताना है, इस 20 क्वेश्चन का आंसर कौन सा राइट हो जाएगा। ठीक है, जीके हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के भी कवर करेंगे क्योंकि इंग्लिश भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका आंसर जरूर से कमेंट करिएगा। चलिए क्वेश्चन बताइए, यहाँ पर पूछा है फाइंड द सिनोनियम ऑफ द वर्ड। यहाँ पर वेरिएबल का हमसे सिनोनियम पूछा है। ठीक है, तो वेरिएबल की मैं बात करूं तो वेरिएबल माने होता है परिवर्तनशील, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है उसी को वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर शिफ्टिंग का मतलब होता है स्थानांतरण, किसी चीज़ का कहीं स्थानांतरण कर देना शिफ्टिंग कहलाता है। कोल्ड आप सभी जानते हैं ठंडा, हॉट सभी जानते हैं गर्म, और चिलिंग सभी जानते हैं मस्त रहना। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इनका सिनोनियम क्या होगा। तो देखिए किसी चीज़ में वेरिएबल कर देना या किसी चीज़ को शिफ्ट कर देना तो हो तो चेंज ही रहा है ना। वेरिएबल माने परिवर्तन यानी चेंज करना, और शिफ्टिंग माने मतलब क्या होता है, मैं घर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ ना कि मैं घर चेंज कर रहा हूँ। तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर सिनोनियम की बात कर रहा है तो वेरिएबल का सिनोनियम क्या होगा, शिफ्टिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला है आप सभी का, यहाँ पर भी सिनोनियम बताना है जेनरिक का। देखिए जेनरिक के बारे में आपने कई सारी फिल्मों में सुना होगा, जेनरिक दवाएं। ठीक है, जेनरिक दवाइयों के बारे में। तो जेनरिक का अर्थ होता है मेरे भाई, जेनरिक का अर्थ होता है सामान्य। ठीक है, जेनरिक दवाइयाँ क्या हो जाती हैं, जैसे मान के चलिए जो दवाइयाँ होती हैं जैसे बीपी की दवाई हो गई, शुगर की दवाई हो गई हैं, फिर आपके कैंसर की दवाइयाँ हो गई, ये सब बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं। लेकिन जब जेनरिक दवाइयाँ मार्केट में बननी शुरू हो जाएंगी तो महंगी दवाइयों की जगह सस्ती दवाइयाँ मिलनी शुरू होंगी। ठीक है, तो इसीलिए जेनरिक का क्या मतलब हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्पेसिफिक का मतलब होता है मेरे भाई कोई विशिष्ट। ठीक है, तो ये सामान्य का तो हो नहीं सकता क्योंकि विशिष्ट और सामान्य में अंतर होता है। सामान्य एक नॉर्मल सी चीज़ है, विशिष्ट एक मान के चलिए जरूरी हो जाता है ना, कहते हैं ना कि ये सबसे अलग है। ठीक है, यूनिक का मतलब क्या होता है, यूनिक है तो यूनिक भी एक तरीके से आप विशिष्ट ही मान सकते हैं, किसी से अलग होना। जैसे कहते हैं ना कि यार ये बड़ा यूनिक सा दिख रहा है, मतलब जो बैग है यानी सबसे अलग दिख रहा है, तो ये तो सामान्य हो नहीं सकता। इफेक्टिव माने क्या होता है मेरे भाई, इफेक्टिव माने होता है किसी चीज़ को प्रभावी बनाना। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पर हमारा बचा है बेसिक, तो बेसिक माने होता है सामान्य। ठीक है, बेसिक माने भी मेरे भाई क्या होता है, सामान्य होता है, ये नोट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया गया है इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। सेंटेंस है ही हैज़ डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फोन। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ पहचाननी है। दूसरी आपको देखना है, यहाँ पर देखिए द मूवी हमारा क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में बन जाएगा। तो द मूवी यहाँ पर सभी में देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हैज का प्रयोग किया गया है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो जब कभी भी एक्टिव वॉइस में हैज लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो याद रख लेना, हैज को हम हैज बीन में बदल देते हैं, हैव को हम हैव बीन में बदलकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है किस में लगा हुआ है। देखिए हैज के साथ हैज बीन लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है, यही चीज़ मैंने अभी बताई है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आप सभी देखेंगे, इसको भी पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट पहचानना है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? हर। और हर को हम जब सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो हर को हम मेरे भाई सी के रूप में लिखते हैं, और हिम को हम ही के रूप में लिखते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हर लिखा हुआ है, हर को हमने सी के रूप में लिखा और सी हमें सभी को देखने को मिल रहा है। अब देखिए जिस सेंटेंस में विल का प्रयोग होता है ना मेरे भाई, वहाँ पर हम विल बी लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? विल के साथ विल बी लगा देते हैं और क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। अब यहां पर हमको देखना है कौन सा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सेल के यहाँ पर सी आ गया, उसके बाद विल बी आ गया। तो विल बी तो इसमें ए बी वाले में है नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ भी है विल बी, यहाँ भी है। अब हमें देखना है किसमें टेल का थर्ड फॉर्म लगा है, तो टेल का थर्ड फॉर्म यहीं पर लगा है ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, यहाँ पर बताना है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर बोला गया है थॉमस डिड नॉट डैश द वेजिटेबल बिकॉज ही वॉज बिजी। वह बहुत बिजी था। देखिए सबसे पहले आप याद रख लेना, इंग्लिश तभी इम्पोर्टेंट होगी, तभी आपकी मजबूत होगी जब आप सेंटेंस को पहचानना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया है थॉमस डिड नॉट, यानी यहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग किसके लिए किया गया है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी पास्ट सिंपल टेंस में। ठीक है, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं किस में? तो हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। और जब हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर ब्रिंगिंग आईएनजी फॉर्म है, ये गलत हो जाएगा। बॉट यहाँ पर बाई का हो जाता है, ये गलत हो जाएगा। हेड बॉट, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा? ब्रिंग। ब्रिंग क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थॉमस डिड नॉट ब्रिंग द वेजिटेबल बिकॉज वह बिजी था। वह बिजी था इसीलिए वह सब्जियां नहीं ला पाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया गया है और उसको आपको डायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं सी टोल्ड हर ब्रदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो टोल्ड को हम सेड टू में चेंज करते हैं। आप सभी को पता है जब हमारा डायरेक्ट फॉर्म होता है तो सेड टू लिखा रहता है, और जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो टोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर ये इनडायरेक्ट में है, टोल्ड पहले से है तो सेड टू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सी सेड टू हर ब्रदर होगा, तो सी सेड टू हर ब्रदर यहाँ पर आपको सभी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद इस हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर सी आया है, तो सी आपको देखना है किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए प्रयोग हुआ है। तो जब सब्जेक्ट के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे तो सी किस खुद को बोलेगी ना, तो ये हो जाएगा आई, यानी मैं के लिए प्रयोग होगा। तो आई किस में देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन बी में तो है नहीं, यानी ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। आई इसमें है, इसमें है, इसमें है। उसके बाद आप देखेंगे वाज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, वाज के बाद वर्ब की कौन सी? आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है। तो याद रख लेना जब हमारा डायरेक्ट फॉर्म में कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है तो उसे इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते समय हम पास्ट कंटिन्यूअस में कर देते हैं, यानी एम आर को हम वाज वर में चेंज करके आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है एम के साथ आईएनजी फॉर्म किस में है। तो केवल एम के साथ मेरे भाई आईएनजी फॉर्म यहाँ पर आपको डी में देखने को मिल रही है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पहचानना है। यदि रूल्स पता होंगे ना तो चीज़ें आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड दिया गया है क्लैंडस्टाइन, इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए क्लैंडस्टाइन मतलब होता है कोई छिपी हुई। ठीक है, क्या होता है? छिपी हुई चीज़ को हम क्लैंडस्टाइन बोलते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में ओपन खुला हुआ, पब्लिक भी एक तरीके से खुला हुआ ही होता है, विजिबल भी एक तरीके से देखने लायक होता है, लेकिन यहाँ पर सिनोनियम पूछा है और हमें छिपी हुई, तो छिपी हुई किसका है? हिडन का है। ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर भी सिनोनियम आपको बताना है और यहाँ पर वर्ड दिया गया है इनएप्टीट्यूड। तो इनएप्टीट्यूड का मतलब होता है मेरे भाई अयोग्यता। क्या हो जाएगा? अयोग्यता। ठीक है। अब अयोग्यता का सिनोनियम देखिए, इनकम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अक्षमता। ठीक है। करेज का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर करेज का मतलब होता है साहस। ठीक है। गॉसिप का मतलब होता है गपशप। और रेडिकल थिंकिंग का क्या मतलब होता है? कट्टरपंथी सोच। अब आप सभी बताइए कि कौन सा यहाँ पर सेम देखने को मिल रहा है। तो सीधा सीधा ही पता चल रहा है ना, इनएप्टीट्यूड अयोग्यता और इनकम्पिटेंस माने अक्षमता। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे, यहाँ पर एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम का बताना है। स्ट्रेन एवरी नर्व, इसका क्या मतलब होगा? यानी इसका मतलब स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब हो जाता है मेरे भाई, आप सभी नोट करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और आइटम फ्रेम वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है नस को तनाव दो, यानी मतलब पूरी मेहनत के साथ कोई काम करना, उसी को कहते हैं स्ट्रेन एवरी नर्व। मतलब ऐसा मेहनत के साथ काम करना कि एक एक नस खिंच जाना, तो उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर टू हैव इल हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य खराब होना। टू फील फिजिकल पेन यानी अधिक दर्द महसूस करना, शारीरिक दर्द महसूस करना। टू ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड टू डू समथिंग यानी कुछ काम करने के लिए अधिक प्रयास करना। और नेक्स्ट है टू फाइट विथ फ्रेंड्स यानी दोस्तों के साथ झगड़ा करना। देखिए स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है कोई ऐसा काम करना जो जिससे हमारी नस तक ढीली हो जाए। कहते हैं ना यार बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस काम के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी टू ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड टू डू समथिंग यानी कुछ काम करने के लिए अधिक प्रयास करना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, यहाँ पर चूज द फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। आर्गूमेंट लिखा हुआ है और इनमें से कौन सा आपके लिए बिल्कुल राइट होगा उसका आंसर आप सभी मेरे भाई कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।